हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स को हम ऑक्सी एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इनको हम टर्नरी एसिड्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स को आप ऑक्सी एसिड भी कह सकते हो, टर्नरी एसिड्स भी कह सकते हो। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें एक तो ऑक्सीजन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, और एटलीस्ट एक अदर एलिमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ऑक्सो एसिड्स को हम ऑक्सी एसिड भी कहते हैं, टर्नरी एसिड्स भी कहते हैं। फिर ऑक्सी एसिड्स में या ऑक्सो एसिड्स में ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, और उसके बाद एटलीस्ट वन अदर एलिमेंट होता है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं H2SO4। ठीक है, ये आ गया ऑक्सी एसिड। ठीक है, ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जिसमें H पॉजिटिव डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद एनाइन भी डिसोशिएट होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है, और ये H पॉजिटिव में डिसोशिएट हो जाता है, और उसके बाद एनाइन में डिसोशिएट होता है। ठीक है, ये के EOH ये हमारे पास ऑक्सी एसिड है। ठीक है, इसमें एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, और E ये दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट फैक्टर है जो ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। ठीक है, जब ऑक्सो एसिड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वह इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे जो प्रोटॉन होता है वो इजीली डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, सपोज हमारे पास ये ऑक्सी एसिड है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो इजीली रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इजीली डिसोशिएट या रिलीज कह सकते हो।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज करती है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। इसका कारण यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है और वहाँ पे प्रोटॉन इजिली डिसोशिएट हो जाता है, प्रोटॉन इजिली रिमूव हो जाता है। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ एडिशनल ग्रुप। ठीक है। सपोज हमने ऑक्सो एसिड लिया है, ठीक है, ये है ऑक्सो एसिड। इसमें अगर यहाँ पे एडिशनल ग्रुप ज़्यादा होंगे तो वो एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है। आर अगर यहाँ पे इंक्रीज होंगे जैसे 1 2 3 एट्सेट्रा, तो उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर ऑक्सी एसिड में ज़्यादा ग्रुप ऐड हों, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। जैसे जैसे ग्रुप इंक्रीज करता है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। आइए देखते हैं। सपोज ये हमारे पास Cl है, ठीक है, और R हमारे पास O है। ठीक है। ठीक है। E हमारे पास Cl है, ठीक है, तो R यहाँ पे O है। ठीक है। तो जैसे जैसे ये R इंक्रीज करता है तो वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जब R इंक्रीज करता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल की एक्सटेंशन बढ़ जाती है। ठीक है। वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स विड्रा करता है E, ठीक है, उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। उस केस में प्रोटॉन इजीली डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है। तो ये जो हमने एग्जांपल्स ली इसमें ज़्यादा एडिशनल ग्रुप हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद इसका नंबर आता है, उसके बाद इसका आता है, उसके बाद इसका आता है। ठीक है बच्चों। तीसरा जो फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ठीक है। इसमें भी हम यही एसिड्स लेंगे। ठीक है। HClO4, HClO3, HClO2, HClO। सबसे पहले हम इनकी कंजुगेट बेस बनाएंगे। ठीक है। अगर बच्चों आपको पता नहीं है कि कंजुगेट बेस क्या होती है तो आप वीडियो देख सकते हो, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है। जब यहाँ से प्रोटॉन हम रिमूव करेंगे तो वो इसका क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। ठीक है। जब एसिड से प्रोटॉन रिलीज होता है तो कंजुगेट बेस बनती है। ठीक है। तो इस एसिड की कंजुगेट बेस ये आ गई ClO4 नेगेटिव, इसकी कंजुगेट बेस आ गई, कंजुगेट बेस के लिए मैं शॉर्ट में लिखता हूँ CB। ठीक है। आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे। ठीक है। इसकी कंजुगेट बेस ClO3, इसकी कंजुगेट बेस ClO2, इसकी कंजुगेट बेस ClO। ठीक है। ये हैं कंजुगेट बेसिस किसकी, इन एसिड्स की। ठीक है। ठीक है बच्चों। अब ये जो कंजुगेटेड बेसिस हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पाई या डबल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन एटम है उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये कंजुगेटेड बेसिस स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है। ठीक है। सिंपल वे में मैं बताऊंगा, इस पे एक ऑक्सीजन एटम है तो ये क्या है, ये लेस स्टेबल है। ठीक है। इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन एटम है, ये
ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ठीक है, इसमें कम ऑक्सीजन है कंजुगेट बेस में, तो ये लेस स्टेबल है। इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इस स्टेबल ये है, इस स्टेबल ये, इस स्टेबल ये। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। अब ये अगर लेस स्टेबल है, कम स्टेबल है, तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, ये मोर स्टेबल है, तो ये लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, ये अगर लेस स्टेबल है तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, इसमें प्रोटॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये लेस रिएक्टिव है, तो इसमें लेस अट्रैक्शन होगी प्रोटॉन के लिए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये लेस स्टेबल होगा, ये कंजुगेट बेस जो है वो लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल होगा तो फिर ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी प्रोटॉन के लिए। अब ये कंजुगेट बेस है। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा तो प्रोटॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगी। ठीक है, तो कम रिएक्टिव होगा, तभी तो कम अट्रैक्शन होगी प्रोटॉन के लिए। ठीक है, तो इट मीन्स अगर इसकी अट्रैक्शन प्रोटॉन के लिए ज़्यादा है तो ये प्रोटॉन इजीली रिलीज नहीं करेगा, तो ये लेस एसिडिक का होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा एसिडिक ये होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो अट्रैक्शन है प्रोटॉन के लिए वो इससे कम होगी। ये थोड़ा इजीली प्रोटॉन रिलीज़ करेगा, फिर ये ज़्यादा इजीली प्रोटॉन रिलीज़ करेगा। फिर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है प्रोटॉन के लिए इसकी जो अट्रैक्शन है वो सबसे कम होगी, सबसे कम होगी तो इजीली प्रोटॉन रिलीज़ कर देगा, तो ये मोर एसिडिक होगा। ठीक है, ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद ये एसिड। ठीक है, उसके बाद ये एसिड, उसके बाद ये। ठीक है, ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी से भी जान सकते हैं। ठीक है, फोर्थ फैक्टर जो है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट भी एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ में इंडक्टिव इफेक्ट भी एक अहम रोल अदा करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सपोज हमारे पास ये एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड है, तो ये क्या है, ये वीक एसिड है। ठीक है, अगर इस एसिड में हम H यहाँ से रिमूव करेंगे और H की जगह कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट उसका इंक्रीज होगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये एसिटिक एसिड है, तो ये वीक एसिड है। ठीक है, इसमें हमने एक एच को हटा के Cl लगा दिए। ठीक है, तो एसिडिक बन गया। इसमें 2 H हमने हटाए और 2 Cl लगा दिए। ठीक है, तो ये इससे एसिडिक होगा।
इसमें हमने 3 H हटा दिए और 3 Cl लगा दिए, तो ये इनसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं कि जब जब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज़ हुआ तो तब तब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, 3 Cl एटम है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो इसका मतलब है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे एसिडिक है। ठीक है, उसके बाद इसकी बारी आती है। ठीक है, उसके बाद इसकी बारी, और सबसे कम एसिडिक कौन सा है इसमें? CH3COOH। ये इनका स्ट्रेंथ ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।